हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, शत्रु एवं मित्र। ठीक है, पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, कितने वर्गों में उनको बांटा गया है और किस प्रकार के प्रभाव जो है हमको उन पर दिखाई देते हैं। तो पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ये हमारे मित्र हैं। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे किस प्रकार से हमको हानि भी पहुंचाते हैं और किस प्रकार से हमारे शत्रु भी होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है वे अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो क्या करते हैं, मनुष्यों, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। इसलिए भी इनको क्या कहा जाता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में। ये कौन कौन से रोग जो हैं सूक्ष्मजीवों के द्वारा फैला सकते हैं और ये कैसे फैलाते हैं। तो बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, कुछ पेय पदार्थ पीते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है ये सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे कि किसी को खांसी जुकाम है और हम उसके संपर्क में आ रहे हैं और ऐसे जंतु के संपर्क में आ रहे हैं जैसे किस प्रकार की बीमारी है, ठीक है, तब भी जो है बीमारियां हमको फैल जाती हैं। तो ऐसी बीमारियां, ठीक है, या फिर ऐसे रोग जो कि काई के द्वारा, संपर्क के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, ठीक है ना, या वायु, जल, हवा आदि के द्वारा फैलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, संचरणीय रोग जो है कहा जाता है। यहाँ से आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण दीजिए, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि अगर किसी पीड़ित को जुकाम है, ठीक है, वह क्या करता है, वह व्यक्ति छींकता है, तो उसकी सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों की संख्या में रोगकारक वायरस जो है वायु में आ जाते हैं और यह वायरस श्वास के साथ जो है ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने छींका और उसकी बूंदों में, ठीक है, जो जितने रोगकारक मौजूद है, सूक्ष्मजीव मौजूद है, वो इस वातावरण में फैल जाते हैं। ठीक है, फिर हम जब श्वास लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वायु के साथ में वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब पहले एक क्वेश्चन पूछता है कि तब आप संचरणीय रोगों को फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, हम इसको किस प्रकार से रोकेंगे संचरणीय रोगों को फैलने से। चूँकि हमको पता है कि ये काय के कारण हो रहा है, संपर्क के द्वारा हो रहा है, तो पहले इसका जवाब देती है कि हम छींकते समय मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी जो है बनाए रखें। यही जो है इसका मुख्य जो है क्या होगा, उपाय हो सकता है। अब कुछ कीट और ऐसे जंतु भी होते हैं जो क्या करते हैं, रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। रोगकारक सूक्ष्मजीव मतलब कि वे सूक्ष्मजीव जो कि क्या है, रोग का कारण है ना। रोगकारक मतलब कि रोग का कारण। उन सूक्ष्मजीवों के काय का कार्य करते हैं, रोगवाहक का कार्य करेंगे। वाहक का मतलब क्या होता है, कैरियर इसको कहा जाता है, मतलब कि उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, तो बहुत से ऐसे जीव जो है काय का कार्य करते हैं, रोगवाहक का मतलब कि उस सूक्ष्म जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मक्खी, कूड़े एवं जंतु जो हैं अपशिष्ट पर बैठती हैं, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, है ना। जितने भी अपशिष्ट चीज़ों पर वो मक्खी बैठेगी, उस पर उपस्थित जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो उसकी सतह पर जो क्या करेंगे, चिपक जाएगी। जब मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठ जाती हैं, ठीक है, तो रोगाणु का स्थानांतरण क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार होने की संभावना होती है। अतः यह हमें सलाह दी जाती है कि हम भोजन को सदा ढककर रखना चाहिए। ठीक है, बिना ढके हुए भोजन से हमें बचना
चाहिए। इसी प्रकार से इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देंगे, वाहक का जो कार्य करती है वो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। हमको अच्छी तरह से पता है कि मलेरिया जो है काय के द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन बच्चों ये अपूर्ण सत्य है, ठीक है, क्योंकि ये मच्छर तो काय का कार्य करता है, सिर्फ उस रोग के वाहक को लाने का कार्य करता है। मलेरिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, मलेरिया जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के द्वारा जो है होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा जो है परजीवी है जिसके कारण ये क्या होता है, मलेरिया होता है। और ये मच्छर जो है, ये मच्छर क्या करता है, उस प्लाज्मोडियम को लाने का कार्य करता है, मतलब कि ऐसे स्थानों पर ये बैठता है जहाँ पर क्या होता है, वह प्लाज्मोडियम उपस्थित हो। प्लाज्मोडियम इसके शरीर की सतह पर क्या कर जाएगा, चिपक जाता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, अपने शरीर के साथ में लाता है। और जब ये हमारे शरीर में रक्त चूसने का कार्य करता है, हमको काटता है, तो उस समय में ये क्या करता है, उस सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मच्छर जो है ये क्या कहलाता है, मलेरिया का रोग वाहक है, ना कि रोग कारक है। रोग कारक तो कौन है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो मच्छर जो है दो पोषकों पर अपना जीवन व्यतीत करता है। पहला पोषक तो कौन, पोषक मतलब जिसके साथ में ये रहता है, ठीक है। तो पहला पोषक तो कौन, वह मच्छर जिसके साथ में ये रहता है, ठीक है, जिसके शरीर के साथ अंदर ये रहता है, ठीक। दूसरा पोषण कौन है ना, जहाँ पर जब ये हमको काटता है तो हमारे शरीर के अंदर ये आ जाता है और हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो दूसरे पोषक कौन कहलाते हैं इसके, मनुष्य, जबकि पहला पोषक कौन रहेगा, मच्छर। इसी प्रकार से मादा एडिस मच्छर जो है ये काय का वाहक है, डेंगू के वायरस का वाहक होता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है बच्चों। हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि हमको पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी गंदगी होती है उतने ही सूक्ष्म जीव वहाँ पर पनपते हैं। तो हम मच्छर उत्पन्न न हो इसलिए क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास के सारे वातावरण को शुष्क रखकर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग कर क्या कर सकते हैं, मच्छरों को रोक सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों का जो है जानकारी दी गई है। तो मानव में रोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर जीवाणु का रोग दे रखा है, क्षय रोग काय के द्वारा होता है, इसके संचरण का तरीका वायु के द्वारा होता है, मतलब कि वायु के द्वारा ये फैलता है। और रोग कारक क्या है, इसका मतलब किसके द्वारा ये रोग हो रहा है, तो जीवाणु के द्वारा। उसके बाद आता है खसरा, ये वायरस के द्वारा होता है, वायु के द्वारा इसका संचरण होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स आपने छोटी माता बड़ी माता जो होती है वो, ठीक है, वायु के द्वारा और सीधे संपर्क से फैलता है। पोलियो ये वायरस के द्वारा होता है और वायु और जल से ये फैलता है। बचाव के उपाय इन तीनों के एक जैसे हैं। यहाँ पर क्या है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, ये सब इसकी क्या होगी, बचाव की सावधानियाँ होगी। अगला आता है हैजा, जीवाणु के द्वारा होता है, जल और भोजन के द्वारा ये फैलता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है, जल के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो स्वच्छता और अच्छे आदतों को अपनाना चाहिए, भली भांति पके फल और उबले हुए पेयजलों और टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए, जो काय के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है और जल के द्वारा ये संचरित होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उबले हुए पेय जल का उपयोग हमको करना चाहिए और टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए। अगला आता है मलेरिया, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है काय के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, ठीक। मच्छर जो है इसका कारण है, मच्छर के द्वारा ये होता है, ठीक। तो मच्छर के द्वारा होता है, इसका मतलब क्या है, हमको मच्छरों को ही रोकना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना चाहिए और मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। अब बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि क्या करते हैं, जंतुओं में भी किसी प्रकार के रोग जो हैं उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, उदाहरण के लिए हम ले लें एंथ्रेक्स, ठीक है, मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। मवेशियों मतलब जंतुओं में होने वाला रोग है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है।
अब अगला आता है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो कि क्या करते हैं कि पौधों में रोग जो है उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, गन्ना, सेब आदि में फसलों को ख़राब करते हैं, फलों को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी सारणी आपको आगे दी गई है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम यहाँ पर दी गई सारणी के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि पादप रोग है ना। पादप रोगों के नाम हैं, सूक्ष्मजीव में उनकी संचरण का तरीका है और चित्र दे रखा है कि किस प्रकार से ये खराब होते हैं। जिसे पादप रोग का नाम है नींबू कैंकर। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होता है, संचरण वायु के द्वारा होगा। देखिए इसका चित्र, मतलब कि जो नींबू है उसकी सतह पर क्या काले काले धब्बे जो हैं बन जाते हैं। इसी प्रकार से गेहूं की रस्ट तो ये कवक के द्वारा होती हैं, वायु एवं बीज के द्वारा होती है। तो देखिए जो गेहूं की जो रहती है, ठीक है, धान, उसके ऊपर जो है ऐसे पीले कलर के धब्बे जो हैं बन जाते हैं। फिर उसके बाद भिंडी की पीत तो वायरस के द्वारा होती हैं, कीट के द्वारा इसका फैलाव होता है और ये क्या करता है, इन पत्तियों को पूरा ख़राब करके येलोइश जो है कर देता है। अगला आता है खाद्य विषाक्तन या फिर फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो अक्सर ये फूड पॉइजनिंग जो है हमको हो जाती है। फूड पॉइजनिंग, इसको हम एसिडिटी भी कह सकते हैं। हम बहुत बार जो है बहुत सी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, फिर हमारे घर में अगर अच्छे व्यंजन बनते हैं तो अगर हम अधिक सेवन कर लेते हैं बहुत सारे तरह के व्यंजनों का, तो फूड पॉइजनिंग जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या भी का रूप भी जो है ले सकती है, इसलिए हमें हमेशा इससे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहली एक प्रश्न पूछती है, पहले को आश्चर्य होता है कि भोजन जो है वह विष कैसे बन सकता है। तो बच्चों बहुत सी बार जो खाद्य पदार्थ जो रहते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन में ऐसे सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं, विषैले पदार्थों को उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को क्या बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं, मतलब जहरीला बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, जिसके सेवन से भयंकर रोगी जो है, भयंकर रूप से रोगी हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, अथवा कभी कभी क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो है हमें भोजन संदूषण होने से बचाना चाहिए। यदि हम उस भोजन को प्रॉपर तरीके से ढके, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन जो है सही तरीके से करें, संरक्षण उसका सही तरीके से करें, तो ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगला आता है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब कि उन खाद्य पदार्थों को बचाए रखना खराब होने से। तो ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, रोटी, ये सब क्या करते हैं, हम कुछ नम स्थानों पर हम रख देते हैं, तो कवक जो है वहाँ पर आक्रमण कर देती है, मतलब फफूंद जो है इसमें आ जाती हैं और संदूषित भोजन में से क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद खराब हो जाता है और रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या भोजन का संदूषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है? जी बिल्कुल, रासायनिक प्रक्रियाएँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब हम घरों में जो मान लीजिए हम अचार बनाते हैं, ठीक है, तो वो उस अचार को हम कम से कम 1 साल तक आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जबकि यदि हम आम को ख़रीद कर रख लें तो 4-5 दिन में हम देखते हैं कि आम जो है सड़ने लगते हैं। तो ये क्या कारण हुआ इसका कारण ये होता है क्योंकि अचार बनाते समय हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, ऐसे संरक्षक का यूज़ करते हैं जो कि इसको ख़राब होने से बचाता है, जैसे कि सिरका, सोडियम बेंजोएट, ये सब क्या हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि उसको सड़ने से बचाते हैं। तेल है, ये सब जो है एक तरह से परिरक्षक का कार्य करते हैं। अब हम खाद्य परिरक्षक के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक सकता है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, परिरक्षक कहा जाता है। नमक और अम्ल का उपयोग हम काय में करते हैं, अचार बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि उसमें काय की वृद्धि नहीं होती है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट जो कि मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रिजर्वेटिव है, हम सभी के घरों में ये पाया जाता है। इसका उपयोग हम केचप, जैम्स आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन रसायनों का उपयोग करके भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं।
अगला आता है नमक के द्वारा परिरक्षण। ठीक है, तो हम जो मांस मंडियों में जो मांस मछलियाँ वगैरह जो बेचते हैं उनको अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उनके ऊपर नमक का जो है लेप कर दिया जाता है, ताकि उनकी स्किन जो है वो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से आने से बचे और वो गले नहीं और वो अच्छे दामों में जो है बिक सके, अच्छे तरह से बिक सके। ठीक है, इसी प्रकार से हम घर में जो आंवला, आम, इमली इनका परिरक्षण करके जो रखते हैं, घरों में बनाते हैं हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें नमक, जीरे, इन सबसे उसको क्या करते हैं, कोट करके रखते हैं, मतलब कि उसको लेप करके रखते हैं अच्छी तरह से, ताकि वह किसी प्रकार से खराब न हो सके। अगला आता है चीनी के द्वारा परिरक्षण। तो चीनी के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि चीनी क्या करती है, पदार्थ में नमी की मात्रा को कम करती है और पदार्थों को संदूषित होने से जो है बचाती है। अगला आता है सिरके एवं तेल द्वारा परिरक्षण। ठीक है, तो हम अक्सर जो है हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा। तो इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें सिरके का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, ताकि उनको हम संदूषित होने से बचा सकें, मतलब ख़राब होने से बचा सकें। सब्जियाँ, फल, मछली और मांस का परिरक्षण भी इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला आता है गर्म एवं ठंडा करना। ठीक है, तो अक्सर जब हमारे घरों में दूध आता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म किस लिए किया जाता है, क्योंकि उस उबालने से उस दूध में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी के विपरीत हम जो है अपना भोजन काय में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि तापमान कम होने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है रुक जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तापमान घटाते हैं, ठीक है, तो भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है रुक जाती है। अब यहाँ पर बूझो एक सवाल पूछता है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत होता है। पाश्चरीकरण क्या है, तो आइए हम पाश्चरीकरण के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि दूध को बिना उबाले जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से क्या रहता है, मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण जो है कर लेते हैं। सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे और फिर इसको भंडारित हम कर लेंगे। ऐसा करने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाती हैं। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पाश्चरीकरण या फिर पाश्चराइजेशन कहा जाता है। अगला आता है भंडारण एवं पैकिंग। तो आजकल जो है मावे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचते हैं। वायुरोधी मतलब कि जिसमें वायु नहीं प्रवेश कर सके, जिससे कि इनकी कैसे सुरक्षा हो सके, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो सके। तो ये था आपके सूक्ष्म जीवों के बारे में, जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं और किस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में व नाइट्रोजन चक्र के बारे में। धन्यवाद।